हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू लेट्स स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में बात करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर जेई इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 1078, जो कि हमारा एच पी एस एस सी हमीरपुर द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि आपको भी पता है, फिलहाल तो ये कमीशन अंडर सस्पेंशन चल रहा है, लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि 60 डेज़ में ये जो कमीशन है वो वापस से अपनी फंक्शनिंग में आ जाएगा। ठीक है जी? तो हम इस एग्ज़ाम को, जो ये पोस्ट कोड 1078 के लिए जो जेईई इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम होगा, इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अप्रैल मंथ में हो जाना चाहिए। अप्रैल या अप्रैल मई तक ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले अंदेशा था कि ये फरवरी एंड या मार्च तक हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे 2 मंथ का तो ये टाइम अंडर सस्पेंशन ही रहेगा कमीशन, तो हम अंदेशा लगा सकते हैं कि अप्रैल मई तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो आज मैं आपको इस सेशन में थोड़ा गाइड करूँगा कि किस तरह से आप जेईई के लिए प्रिपेयर करेंगे या जेईई के एग्ज़ाम के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँगे। अगर अभी तक या आपने अभी तैयारी करी भी है या अभी तक बिल्कुल भी नहीं करी है, तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे पहले ही मैं आपको बता दूँ कि इस पोस्ट कोड के अंदर जो है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 78 हैं। ठीक है जी? बाइफरकेशन आप देख लीजिएगा कैटेगरी के हिसाब से। और जो ये एग्ज़ाम है वो हमारा जेईई एचपीएससीबीएल, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के लिए हमारा कंडक्ट करवाया जाएगा। अब ये चीज़ मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जिस भी डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम करवाया जाता है, उसको ध्यान में रख के ही हम किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे ये एग्ज़ाम हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो, उस डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते ही पेपर सेटर जो है, वो पेपर आपका सेट करता है। तो हमेशा जब भी आप प्रिपेयर करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि हमें हमारा जो जेईई का या कोई भी किसी और कैटेगरी का एग्ज़ाम है, अगर वो हो रहा है, तो वो कौन से डिपार्टमेंट में हमारी जो वैकेंसीज़ आई है। सो अ, अभी मेन कोर सब्जेक्ट के आने से पहले मैं एक प्री रिक्विज़िट चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप जेईई के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो प्री रिक्विज़िट चीज़ है, जो कि आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, वो है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या इसको कई बार कई कॉलेजेस में या कई बुक्स में इसको फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कह देते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये तो मतलब ऐसा है कि ये आपका टिप्स पे होना चाहिए, कि आपको इसकी तैयारी करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस हर बार देखे गए हैं जेईई के एग्ज़ाम में। और इसमें जैसे डीसी सर्किट हो गया, एसी सर्किट हो गया, 3 फेज़ टू सिंगल फेज़ टू 3 फेज़, स्टार डेल्टा, ठीक है जी? पावर फैक्टर करेक्शन, ये सब आपका इसमें कवर हो जाता है। तो ये तो आपके लिए एक प्री रिक्विज़िट चीज़ होगी, अगर आप जेईई इलेक्ट्रिकल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेन अब हम आते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो काफ़ी रोल प्ले करता है कि किस डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। जैसे हमारा एचपीएससीबीएल है, जो वो मेनली डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन अप टू 33 केवी आजकल शायद ये कर रहा है, तो 33 केवी और डिस्ट्रीब्यूशन ही करता है मैक्सिमम। तो इसमें इलेक्ट्रिकल पावर जो है इस एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल पहले से ही प्ले करती रही है, और इस बार भी ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जैसे हमारा कमीशन अंडर सस्पेंशन चल रहा है, तो अभी आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रखने के लिए इस बार पेपर आपका थोड़ा मॉडरेट से टफ की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो इलेक्ट्रिकल पावर में जो हम प्रायोरिटी वाइज़ फर्स्टली स्टार्ट करेंगे, वो हम अपना स्टार्ट करेंगे टीएनडी, दैट इज़ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है जी? तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम इस सब्जेक्ट में देंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ही देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट इसमें आ जाएगा हमारा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जिसमें कि रिले, सर्किट ब्रेकर, ये सब कवर होंगे। तो इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी? क्योंकि इसमें भी रिलेज़ के ऊपर और डिफरेंट सर्किट के ब्रेकर्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आजकल एक सर्किट ब्रेकर के ऊपर काफ़ी ट्रेंड में क्वेश्चन चला है कि जो इलेक्ट्रिकल हमारी ट्रैक्शन है,
ठीक है जी? उसमें कौन-सा सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन भी हो गया इससे जो मैंने आपको बता दिया जो आजकल मैक्सिमम एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर पूछ रहा है, कि ट्रैक्शन में हमारा कौन-सा सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है। ठीक है जी? और यही जो है वो अपने अभी जो पावर ग्रिड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारे पावर प्लांट्स कि कौन-कौन से पावर प्लांट्स हैं हमारे और पावर प्लांट्स में भी आप मेनली फ़ोकस करेंगे हाइड्रो, थर्मल और न्यूक्लियर के ऊपर। पढ़ने तो आपने सभी हैं, लेकिन मेन जो आपका फ़ोकस होगा, वो इन 3 पावर प्लांट्स के ऊपर होगा और साथ में जो अपने रिन्यूएबल सोर्सेज़ वाले जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, ठीक है जी? वो तो आपको सभी पढ़ के जाना पड़ेगा। सभी की एक ब्रीफ रीडिंग या मैं बोलूँ कि अच्छे से आप तैयार करके जाइए क्योंकि इसमें से तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे विंड टरबाइन हो गया या विंड पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया। तो आजकल रिन्यूएबल सोर्सेज़ में से वैसे भी काफ़ी ट्रेंड में ये टॉपिक तो क्या है, ये सारी जो रिन्यूएबल सोर्सेज़ हैं हमारे काफ़ी ट्रेंड में चले हैं आजकल और गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी इनिशिएट ले रही है। तो ये आप पूरे पावर प्लांट्स अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने तो आपको ये कन्वेंशनल पावर प्लांट्स भी हैं, लेकिन जो ये 3 हैं मेनली इन पे आपने ज़्यादा फ़ोकस रखना है। ठीक है जी? उसके बाद आप जाएँगे इकोनॉमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी। तो इकोनॉमिक्स में आपका हमारा लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर ये सब कुछ कवर हो जाएगा और जो भी वो हमारी डाइवर्सिटी फैक्टर हो गया, लोड फैक्टर हो गया, डिमांड फैक्टर हो गया, ये जो भी डेफिनेशंस बनती हैं ख़ासकर ये और उसके ऊपर जो छोटे-छोटे से क्वेश्चन बनते हैं जैसे रिज़र्व कैपेसिटी के ऊपर मैंने आपको अभी अपने प्रीवियस सेशंस में 2-4 क्वेश्चन करवाए भी हैं उन पे, तो वो भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम इसमें देखेंगे टैरिफ्स को, कि डिफरेंट-डिफरेंट लोड के लिए हम कौन-कौन सा टैरिफ यूज़ करते हैं और किस तरह का हम जो टैरिफ है वो बल्क कंज़्यूमर, डोमेस्टिक कंज़्यूमर या इंडस्ट्रियल कंज़्यूमर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो एक डिप्लोमा वाला स्टूडेंट्स पढ़ता है, वो ये सब चीज़ें ही पढ़ता है। जैसे इलेक्ट्रिकल पावर में तो जैसे एचवीडीसी सिस्टम है, ट्रैक्शन है, इल्यूमिनेशन है, फ्यूज़ है, ये सब कुछ आ जाता है। लेकिन मैं सिर्फ़ यहाँ पे जिस बच्चे ने जो बच्चा डिप्लोमा के साथ या बीटेक के बाद भी तैयारी कर रहा है, उसके हिसाब से मैं चलाऊँगा। मैं जो दूसरे टॉपिक है एचवीडीसीज़ वगैरह, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे आपने कवर करने हैं और उनका कितना पोर्शन कवर करना है। ठीक है जी? तो इलेक्ट्रिकल पावर की तो ये बात है। ठीक है जी? और आपने साथ में इसके बाद क्या करना है कि चलो वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ पीक बाय क्यूज़ के ऊपर। अगला सब्जेक्ट हमारा आ जाता है मेन कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है जी? अगर आपने इसके लिए भी अगर आपने ब्रीफ रीडिंग करके पढ़ना है, अगर मतलब अगर ज़्यादा डीप में पढ़ना है, तो जेबी गुप्ता अच्छी बुक है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ब्रीफ जानकारी जो है टॉपिक्स के ऊपर दी गई है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस बुक को पढ़ने से पहले ठीक है जी? या पढ़ते टाइम आप ये ध्यान में रखिएगा कि कौन से टॉपिक आपको किस लिमिट तक पढ़ने हैं या कौन-सा टॉपिक आपको छोड़ना है, कौन-सा आपको कैप्चर करना है वहाँ से और क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेनी है। क्योंकि इस बुक में काफ़ी लंबे से मतलब समझाने के लिए काफ़ी ब्रीफिंग की गई है। ठीक है जी? और इलेक्ट्रिकल मशीन अगर हम मेनली अगर अगर आपको मैं बताऊँ अगर टेक्स्ट बुक की बात करूँ, तो डिप्लोमा लेवल तक एक बुक आती है एस.के. भट्टाचार्य। ठीक है जी? तो ये आप रेफ़र कर सकते हैं। हाँ, ये आपकी तैयारी ऑब्जेक्टिव की तो नहीं करवाएगी, लेकिन अगर आपको कहीं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो ये आप रेफ़र कर सकते हैं। अब जो हम इलेक्ट्रिकल मशीन में पहली प्रायोरिटी देंगे अपने टॉपिक को, वो हमारा रहेगा ट्रांसफ़ॉर्मर, ठीक है जी? और ट्रांसफ़ॉर्मर का तो मैं बोलूँ कि इसमें कुछ छोड़ने लायक है ही नहीं। सबसे ईज़ी टॉपिक है मशीन का और इसको तो आप बिल्कुल उँगलियों पे याद कर लीजिएगा कि क्या-क्या इसमें चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसमें से जो मर्ज़ी पूछ ले, चाहे जहाँ मर्ज़ी से क्वेश्चन पूछ ले, आपको आपका होना चाहिए। ठीक है जी? इसके बाद हम इसी सीक्वेंस में हम अगले देखेंगे डीसी मशीन। तो ये तो मशीन मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन तो एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब कुछ भी इसका टॉपिक हमारा छोड़ने वाला है ही नहीं, ठीक है? और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है टॉपिक है। लेकिन डिप्लोमा लेवल पे जो आप तैयारी कर रहे हैं जेईई इलेक्ट्रिकल के लिए, उसमें आपको इनके भी बिल्कुल डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि सिंपलेक्स बाइंडिंग की हम बाइंडिंग कैसे करते हैं, ठीक है जी? स्लॉट्स कैसे वो करेंगे, बैक पिच कैसे निकालेंगे, फ्रंट पिच कैसे निकालेंगे। आपको सिर्फ़ अपने मतलब का ही निचोड़ निकालना है यहाँ से। ज़्यादा अगर डीप में घुसेंगे तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे एग्ज़ाम में। इसके बाद
इसी सीक्वेंस में हम सिंक्रोनस मोटर कवर करेंगे और सिंक्रोनस मशीन पूरी कवर करेंगे। साथ में उसके बाद इंडक्शन मशीन। अब सिंक्रोनस मशीन, अब आपने जैसे मतलब आपने कॉलेज में भी अपने पढ़ा होगा, तो आप ये सिंक्रोनस और इंडक्शन में से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन-सी पहले पढ़नी है, या आपको पहले कौन-सी कन्वीनिएंट लगती है। क्योंकि अगर आप सिंक्रोनस पहले पढ़ेंगे, तो सिंक्रोनस के बाद आप सिंक्रोनस के साथ रिलेट करके कंपैरिज़न बना के इंडक्शन मशीन तैयार कीजिएगा। और अगर आप इंडक्शन मशीन पहले पढ़ेंगे, तो इंडक्शन मशीन को रेफ़रेंस लेके आप कंपैरिज़न करके सिंक्रोनस पढ़िएगा, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें अच्छी आएगी। ठीक है जी? अब इसके बाद हमारी बच जाती हैं सिंगल फेज़ मोटर्स और फ्रैक्शनल किलोवाट आवर मशीन्स। ठीक है जी? तो ये बच जाती हैं, जैसे हमारी कैपेसिटर मोटर होगी, जो हमारी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होगी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होगी, और उसके बाद हमारी आती हैं स्पेशल मशीन्स। जैसे इसमें हमारी आ जाएँगी, जैसे हिस्टैसिस। ठीक है जी? अब हिस्टैसिस की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ यूज़ होती है, कैसा इसका टॉर्क रहता है, क्या होता है, ठीक है जी? शेडेड पोल मोटर्स, ठीक है जी? इनके जो रोटेशन है वो शेडेड से अनशेडेड की तरफ होती है, अनशेडेड से शेडेड की तरफ होती है, कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी? तो इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल मशीन आप इस तरह से कवर करेंगे, ठीक है? अब आ गया हमारा थर्ड सब्जेक्ट मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट। काफ़ी ही मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, और इसमें से कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। चाहे आप स्टार्ट करते हैं, जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो हम इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ठीक है जी? तो वहाँ से लेके लास्ट में इसके में टॉपिक आते हैं सीटीपीटी, ठीक है जी? और एडीसी। अब एडीसी आप डिजिटल में भी, चाहे डिजिटल में पढ़ लो, चाहे इसमें पढ़ लो, वो एक ही बात है, तो आपको एक जगह ये पढ़ना है, तो यहाँ तक लास्ट तक जो भी है, कुछ भी बीच में नहीं छोड़ना है। जैसे बीच में आ जाएगा हमारा 2 वॉट मीटर मेथड, ठीक है जी? हुब्बल-ऑन्स थ्योरम पे जो हमारा चलता है, तो ये सब्जेक्ट आपको ब्रीफली बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें कुछ भी चीज़ छोड़ने लायक नहीं है, ठीक है जी? अब जैसे मैंने 3 सब्जेक्ट का बता दिया, अब देखते हैं नेक्स्ट हम क्या कवर करेंगे अपने इसमें, ठीक है जी? सॉरी। आगे आ गया हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के तीनों ही सब्जेक्ट मैंने इकट्ठे ही लिख दिए हैं। अब इसमें क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ठीक है जी? पीएन जंक्शन से लेके पीएन जंक्शन से लेके डिवाइसेज़, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज़ रहेंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल डायोड, बीजेटी, ट्रांजिस्टर, मॉस मॉसफेट, एफईटी, ठीक है? जीटीओ और एक्सेट्रा, जितनी भी आगे डिवाइसेज़ हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं हमारी, सब की कैरेक्टरिस्टिक्स आप ब्रीफली पढ़ेंगे। एससीआर इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट, और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है एससीआर हमारी, ठीक है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो ये जितनी भी डिवाइस है, जो भी 4-5 मैंने लिख दी, जो भी बचगी, आप उनको भी एकदम मतलब इनको पक्का कर लीजिए, जो कुछ भी जैसे भी आप अपनी जिस भी लैंग्वेज में आप बोलना चाहें, इसको बिल्कुल एकदम रट लीजिए एक तरह से, ताकि इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन, और आते काफ़ी क्वेश्चन है इसमें से, ध्यान में रखिएगा, इन डिवाइसेज़ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कि हाँ, कौन-सी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस कौन-सी है, ठीक है जी? तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अब एक ये चीज़ आती है, जैसे रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफाइज़ हम 2 जगह पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है जी? मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी पढ़ते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, अगर अगर आपने कहीं ढंग से पढ़ी है, तो वहाँ भी ये टॉपिक रेक्टिफाइज़ का आता है, ठीक है? तो आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिए, चाहे आप मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट में कीजिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कीजिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कीजिए, और आप रेक्टिफाइज़ पढ़ेंगे कैसे, ठीक है? तो हम मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी तक आपने अपनी तैयारी कर ली है। तो इसके बाद आप अब एक चार्ट बनाएँगे,
ठीक है जी? जैसे कंपैरिज़न चार्ट बनाएँगे, ठीक है जी? तो इसमें जैसे आ गया सिंगल फेस सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है जी? सिंगल फेस सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है जी? सिंगल फेस ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है जी? अब इसको आप कंपैरिज़न में लेके चलेंगे जब 10-12 कंपैरिज़न जब आप इसके लिखेंगे, ठीक है? तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, आप इस चार्ट को देखिएगा। वैसे हैं तो ये 3 फेज़ रेक्टिफायर्स भी हैं, लेकिन जेईई के एग्ज़ाम में 3 फेज़ रेक्टिफायर ये नहीं पूछता है और पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उसका फिर लेवल काफ़ी बड़ा चला जाता है और उसमें फिर न्यूमेरिकल बनते हैं ज़्यादा। तो आपने इस तरह से रेक्टिफायर्स तैयार करने हैं कंपैरिज़न के साथ कि सिंगल बेस हाफ वेव में क्या होता है, हमारा सेंटर टैब में क्या होता है, हमारे ब्रिज रेक्टिफाएँगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ आती हैं, वही हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बन जाती हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज़, ठीक है जी। इसमें मेन क्या रहता है, एक तो हमारा जो वर्किंग रीज़न है वर्किंग रीज़न है, वो इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है जी। जो हमारा एक मेन डिफरेंस आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है जी। तो फिर से आप पावर डिवाइसेज़, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम रहेंगी डिवाइसेज़ की, बस उनकी रेटिंग चेंज हो जाएगी। तो आप एक बार रेटिंग जैसे एससीआर की रेटिंग, मॉसफेट की रेटिंग, ठीक है? ये कितनी-कितनी रहेगी, आप ये सब कवर करेंगे और मोर ओवर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही एक आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है? अब रेक्टिफायर्स जैसे हैं, वो हैं तो वो हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि रेक्टिफायर्स आप एक जगह अपने पक्के कर लीजिए, चाहे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कीजिए, चाहे अपने मेजरिंग में कीजिए, चाहे पावर में कीजिए। ठीक है जी? तो ये आपके टॉपिक सेम रह जाएँगे और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जेईई के एग्ज़ाम में इतना तो रोल नहीं रहता है। एक टॉपिक हमारा यहाँ पे छूट गया, ओप एम्प, ठीक है जी? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस टॉपिक को प्लीज़ एक और अगर हो सके तो आइडियल ओप एम्प, ठीक है जी? ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से अगर आप एक चार्ट जैसा बनाएँगे आइडियल ओप एम्प का, तो आपको सिर्फ़ 2 चीज़ें ही याद रखने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है जी? कैरेक्टरिस्टिक्स जो ओप एम्प पे आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं, आपको सिर्फ़ 2 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत रहेगी। जैसे इसका इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है? आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है जी? बाकी इसमें सब कुछ इनफ़ाइनाइट हो जाता है, जो अब आप पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में आइडिया लग जाएगा। लेकिन ये डिवाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपने किसी भी हालत में छोड़नी नहीं है। और ये जो मैंने आपको बताया रेक्टिफ़ायर का चार्ट कैसे बनाना है, वो मैं आपको अभी जो मैं आपको टेलीग्राम लिंक बताऊँगा, उस पे आप मेरे को फ़ॉलो करके मैसेज कीजिए। मैं आपको अपने हैंड रिटन जो मैंने नोट्स बनाए थे अपनी तैयारी करते टाइम, मैं आपको वो डाल दूँगा। ठीक है जी? तो उससे आप अपना आइडिया ले सकते हैं, अपनी हैंडराइटिंग में आप उसको बना सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है या सब्जेक्ट आता है वो आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्जन्स, चाहे वो हेक्सा हो, ओक्टा हो, बीसीडी हो, जो कुछ भी हो वो आपको आना चाहिए। इसमें कोई आपके कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है जी? वन्स एंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है जी? मक्स, डीमक्स। अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मक्स डीमैक्स में पूरे अपने चार्ट याद करके जाइए या जो भी हम डायग्राम बनाते थे अपने डिप्लोमा में ऐसे-ऐसे कुछ करके, वो आप बिल्कुल रट के जाइए, वो नहीं करना है। हाँ, 1:4 चैनल का मक्स है या 4:1 चैनल का जो कुछ भी होता है, इनके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहे हैं कि हाँ, 1:4 चैनल का हमने मक्स लगाना है, उसमें कितने गेट लगेंगे या कुछ भी है और लॉजिक गेट रियलाइज़ेशन। ठीक है? जैसे आपको डायग्राम दे देगा बना के 2-4 गेट्स की, ठीक है जी? उसका आप बताइए कि उसका जो हमारी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है जी? उसके बाद बूलियन अलजेब्रा, उसके रूल्स जो कुछ भी हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या है कि जो क्वेश्चन आएगा वो आपके रूल्स पे ही बन जाएगा। तो ठीक है जी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप इस तरह से कवर करेंगे और मैं चलो आपको लास्ट में बताता हूँ कि आप फिर जब ये कवर कर लेंगे एक बार तो आप इसको रिवाइज़ कैसे करेंगे, ठीक है जी? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे हम देखते हैं, हमारे फिर ये टॉपिक्स बच जाते हैं और इनमें मैं आपको बताता हूँ क्या करना है यूटिलाइज़ेशन में।
यूटिलाइजेशंस ऑफ मोटर्स, हमारी ब्रेकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग। ठीक है जी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मोटर कहाँ यूज हो रही है। ठीक है, कौन से पर्पस पे के लिए हमारी कौन सी मोटर यूज हो रही है। ठीक है, ब्रेकिंग 3 तरह की होती है, इस तरह से उसको चेंज करते हैं। ठीक है जी, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। यूटिलाइज़ेशन में आपको बस ये 2 चीज़ें कवर करनी है, लेकिन 2 चीज़ें जब आप कवर कीजिएगा तो इस तरह से कीजिएगा कि आपको इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि इस पे बार-बार हम टाइम दे पाएँ या इस पे ही टाइम देते रहें। सिर्फ़ एक बार पढ़िए, ठीक है जी? अब मैं अपनी बात बताऊँ तो आज से जब 9 से 10 साल पहले मेरा डिप्लोमा हुआ था, तो ये सब्जेक्ट मैंने उसी टाइम ही पढ़ा हुआ है। उसके बाद मैंने सिर्फ़ इसके क्वेश्चन लगाए हैं जब भी मैंने तैयारी की थी अपने टाइम पे। तो आप भी इसको एक बार उस तरह से पढ़िएगा कि इसको दोबारा पढ़ने की आपको कभी ज़िंदगी में ज़रूरत ही ना पड़े। आगे हमारा सबसे मेन टॉपिक आ जाता है सॉरी मेन एक सब्जेक्ट आ जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। इसमें पहले आ जाएँगे आपके मैग्नेटिक मटेरियल। और 80% चांसेस रहते हैं कि हमारे मैग्नेटिक मटेरियल से ही आपका क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। वो भी किसके ऊपर? डाया, पैरा, फेरो, ठीक है जी, एंटी फेरो या फेराइट। तो ये जिस तरह के भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे हैं, ये आपको सब कवर करने हैं और कवर ये साथ में इनके एग्ज़ाम्पल्स। कई बार क्या है कि मोस्टली ये एग्ज़ाम्पल्स ही पूछ लेता है कि हाँ जी, वाटर है तो किस कौन से टाइप के उसका एग्ज़ाम्पल है, एल्यूमीनियम है तो कौन से इसका एग्ज़ाम्पल है, आयरन है तो कौन से किस तरह का ये मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है जी। कवर तो इसमें आपको सारे ही करने हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ठीक है जी, इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो गए हमारे, कंडक्टिंग मटेरियल्स हो गए, लेकिन इनको मैं क्यों थोड़ा-सा लाइटली बोल रहा हूँ, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल हम हर सब्जेक्ट में मोस्टली पढ़ते रहते हैं। कंडक्टर भी हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है जी, मशीन में कंडक्टर आएगा, मशीन में इंसुलेटर आएगा, पावर में कंडक्टर आएगा, पावर में इंसुलेटर आएगा, ईएमआई में आएगा, सब में आएगा। तो स्पेशली हमें यहाँ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है मैग्नेटिक मटेरियल्स पे। और मैग्नेटिक मटेरियल्स आप ऐसे नहीं पढ़िएगा कि हाँ, डायमैग्नेटिक है, ये एग्ज़ाम्पल है और हो गया हमारा, नहीं। इसके बिल्कुल कि हाँ, इसमें हमारा जो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या रहती है, ठीक है जी? हमारे कायम की वैल्यू क्या रहती है, म्यू आर की वैल्यू क्या क्या रहती है, ये सब का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर कुछ भी पूछ सकता है इस बार। और मटेरियल में यही एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ज़्यादा फ़ोकस एग्ज़ामिनर कर सकता है। तो मटेरियल का मैंने आपको बता दिया, मैग्नेटिक मटेरियल आप एकदम तैयार कर लीजिए, इंसुलेटर और कंडक्टर को आपको इतना पढ़ना है, आप एक बार रीडिंग कर लीजिए कौन-कौन से हैं, क्योंकि कंडक्टर, इंसुलेटर हम बचपन से 8th क्लास से पढ़ते आए हैं, यहाँ जी की कॉपर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एल्यूमीनियम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, 1.6 टाइम्स ये रेजिस्टिव ज़्यादा है, कंडक्टिव ज़्यादा है, जो कुछ भी है, ये आप हमेशा से पढ़ते आए हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल में इस पे आपने सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखना है। अब मिसलेनियस टॉपिक से पहले मैं आपको अपने एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का बता देता हूँ। इसमें हमारा क्या आएगा, ठीक है जी? अब क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैंने अपने डिप्लोमा टाइम पे ही पढ़े थे और मैंने ज़िंदगी में उनको कभी दोबारा देखा नहीं है। हाँ, मैंने उनके क्वेश्चन्स लगाए हैं, ठीक है? वो बात सही है। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग भी एक उसी इसका वैसा ही सब्जेक्ट है जो मैंने अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के टाइम पे या एक ही बार ज़िंदगी में पढ़ा है, दोबारा मैं पढ़ने की ज़रूरत इसको नहीं पड़ी है। अब इसमें आप क्या देखेंगे, ठीक है जी? इसमें आप देखेंगे सर्किट्स में वायरिंग वगैरह जो हम करते हैं अपने घरों की हाउस होल्ड वायरिंग, ठीक है? सर्किट में हम कितने पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है जी? किस तरह से हम सब सर्किट डिफाइन करते हैं, ठीक है? डिफरेंट काइंड ऑफ लोड्स, ठीक है जी? काइंड ऑफ लोड्स, ठीक है जी? कि हाँ, 800 वॉट के लिए कितने सर्किट हमारे लगेंगे, कितने पावर पॉइंट की क्या रेटिंग रहती है, ठीक है जी? हाँ, और एक सर्किट में कितने पावर पॉइंट के सब सर्किट बनेंगे, ठीक है जी? बताने का तो मैं यहाँ भी लिख दूँ पर उस चीज़ का मतलब नहीं है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद फाइंड आउट कीजिए कि हाँ, ये क्या मैं बोल रहा हूँ और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी? बाकी एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बाकी इसमें एक अब कई लोग उसको पावर में कवर करते हैं, कई एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में करते हैं और कई जगह कई टीचर्स जो हैं वो मिसलेनियस टॉपिक्स में भी इसको रखते हैं। वो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी
रूल्स। ठीक है जी। अब आप देख लीजिएगा कि आपने ये कौन से उसमें कवर करने हैं, लेकिन कवर आपको करने पड़ेंगे ये। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आप पूरे पढ़ के जाइए, क्योंकि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल अगर आप पूरे पूरे पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी कवर होंगे, क्योंकि इतनी अमेंडमेंट्स इनमें होती रहती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप मेरे को इस चैनल पे फॉलो कीजिए। ठीक है जी। टेलीग्राम पे। ठीक है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको 1 से 2 पेज ही उसमें शेयर करूँगा, अपने जो मैंने आज तक नोट्स बनाए थे, ठीक है? आपके उसमें से आज तक जितने भी 10 साल तो मुझे ही देखते हुए होंगे, उस पेज के अलावा आपको कोई बाहर से मिलेगा ही नहीं कि हाँ, कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में कुछ ऐसा टॉपिक आ गया हो जो वहाँ से ना आया हो। क्योंकि मैं खुद जब एग्ज़ाम देता था, तो उस अपनी अपने नोट्स को ही फ़ॉलो करता था इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के लिए, क्योंकि 4-5 ही रूल रिपीट करके हमेशा पूछता है। ठीक है जी? तो आप यहाँ फ़ॉलो कीजिए, मैं धीरे-धीरे अब वहाँ पे अपने हैंडआउट्स, ठीक है जी? जैसे ही कुछ बच्चे वहाँ पे जुड़ जाते हैं, मैं हैंडआउट्स उसमें डालने स्टार्ट कर दूँगा। अब आते हैं जी मोस्ट इम्पोर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक्स में, जिसको हम कई बार बोलते हैं कि जी हमने तो सब कुछ पढ़ा था, लेकिन हमारा जो पेपर है, वही हमारा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ठीक है? तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता, आपके सिलेबस में सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी आएगी। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो मिसलेनियस टॉपिक में मैं आपको सबसे पहले क्या बोलूँगा, एचवीडीसी सिस्टम। ठीक है जी? ज़्यादा आपने घुसना नहीं है इसमें, आपको सिर्फ़ जो 3 तरह के लिंक हैं इसमें, ठीक है जी? 3 तरह के लिंक, इसकी वोल्टेज कितनी रहती है, ठीक है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी, कहाँ तक ये एफ़िशिएंट है, कि अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ 50 किलोमीटर के लिए हम एचवीडीसी का एक लिंक बना देंगे और एचवीडीसी से ट्रांसफ़र करने लग जाएँगे पावर को। तो किस लेंथ के लिए एफ़िशिएंट है, ये सब चीज़ें आपने इसमें कवर करनी है। और वैसे भी इसको तो आप जेबी गुप्ता की बुक से भी कवर करेंगे, तो भी हार्डली कोई 10 पेजेज़ का ये टॉपिक है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से कवर कीजिए, ज़रूरी जेईई नहीं, ये काफ़ी एग्ज़ाम में, ये जैसे अगर आप एई भी टारगेट कर रहे हैं साथ में, जो डिग्री वाले बच्चे हैं, तो उसमें भी ये टॉपिक रहेगा वहाँ पे। दूसरा मैं आपको बताऊँगा ट्रैक्शन, ठीक है जी? ट्रैक्शन सिस्टम। तो ट्रैक्शन सिस्टम भी कोई काफ़ी लंबा-चौड़ा टॉपिक नहीं है, जो कि हमने जेईई कवर करना है, तो इतना लंबा-चौड़ा नहीं है जेईई के लिए, ठीक है? तो ट्रैक्शन सिस्टम की डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस, फ्रीक्वेंसी, ठीक है? किस तरह की इसमें मोटर यूज़ होगी, और किस तरह का इसमें सर्किट ब्रेकर लगेगा, ठीक है जी? ये सब कुछ आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, सर्किट ब्रेकर की ट्रैक्शन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में कौन-सा सर्किट ब्रेकर हम यूज़ कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ही एज़ इट इज़ क्वेश्चन ये पूछा जाए, ठीक है जी? तो अगला रहेगा आपका इल्यूमिनेशन। अब इसमें अगेन जैसे मैंने आपको रेक्टिफायर्स के केस में बताया, चार्ट बनाएँगे, ठीक है जी? डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे डिवाइसेज़ हैं, जैसे हमारा इनकैंडेसेंट लैंप है, फ्लोरोसेंट लैंप है, एलईडी है। एक तरफ लिखेंगे उसकी एफिशिएंसी, ठीक है जी? कितनी उसकी ल्यूमेन्स पर वाट एफिशिएंसी रहती है, ठीक है? सॉरी। किस तरह की वो किस कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है? और अपना बनाया हुआ चार्ट आपके साथ मैं भी शेयर करूँगा सेम चैनल पे, ठीक है जी? अ, अगला हमारा टॉपिक जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है, हमारा फ्यूज़ेज़, ठीक है? फ्यूज़ में आपने कुछ नहीं है, एक हमारा रिवायरेबल फ्यूज़, ठीक है जी? रिवायरेबल फ्यूज़, एचआरसी फ्यूज़, ठीक है? और फ्यूज़ के 2 लॉज़ आते हैं फ्यूज़ के, ठीक है जी? 2 लॉज़, ये आपने कवर करने हैं, ठीक है? फ्यूज़ में इतना ही मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा जेईई के एग्ज़ाम के लिए। अगला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक आ जाएगा, इसके लिए तो हमें पेन का कलर भी चेंज ही करना पड़ जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक है और इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से। इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड बेडिंग। और जो भी जेईई का एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ामिनर सेट करता है, उसका तो ये
इलेक्ट्रिकल हीटिंग और वेल्डिंग फेवरेट टॉपिक है मुझे लगता है आज तक, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग और हीटिंग से एग्जामिनर आज तक पूछ चुका है। ठीक है जी। तो अगर आपको लगता है कि हाँ जी, अब वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ तो ये जो भी हमारे चाहे एचवीडीसी ले लो, ट्रैक्शन सिस्टम ले लो, इल्यूमिनेशन ले लो, फ्यूज़ ले लो, इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड वेल्डिंग ले लो, ये हमारे जो भी टॉपिक हैं इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर कवर होते हैं। जी। लेकिन मैंने इनको मिसलिनियस में क्यों डाला है? क्योंकि जो भी आपने आज तक इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ी है या पावर 1 आप डिप्लोमा या बीटेक में बोलते होंगे, पावर 2 बोलते होंगे, तो उनमें काफ़ी ये टॉपिक जो हैं, वो इलेक्ट्रिकल पावर के आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको आदत नहीं है इन टॉपिक्स को पावर में कवर करने की। इसलिए मैंने भी यहाँ पे इनको मिसलिनियस टॉपिक्स में रखा है। और दूसरी बात है अगर आपको हाँ, अपने आप ये कहीं पढ़ने हैं टॉपिक्स को आपको जेबी गुप्ता की बुक में ये सारे ही टॉपिक मिल जाएँगे। हाँ, जेबी गुप्ता की जो मैं बात बुक की बात कर रहा हूँ, मैं एमसीक्यूज़ वाली बुक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक की जो कि इलेक्ट्रिकल पावर की एक मोटी-सी बुक आती है। ठीक है जी? और अब हम एक इम्पोर्टेंट बात करना भूल भी गए शायद मेरे हिसाब से, लेकिन चलो देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है जी? हमारा आ जाएगा जीके। ठीक है जी। तो इस बार आपको पता है अभी तक कितने क्वेश्चन आ रहे थे? 170 क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक है? 120 टेक्निकल प्लस 50 जीके। उससे पहले कितने आते थे? 200 क्वेश्चन आते थे। 150 टेक्निकल प्लस 50 जीके। अब कितने आएँगे? 200 क्वेश्चंस आएँगे और अंदेशा यही है जैसे बाकी एग्ज़ाम हो रहे हैं कि 120 टेक्निकल प्लस 80 जीके। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जीके को भी उतनी ही तवज्जो दीजिए, ठीक है जी? जितनी आप टेक्निकल को दे रहे हैं क्योंकि 80 नंबर का जीके है, ठीक है? कम नहीं होता है, ठीक है? जो गैप डालेगा, ठीक है जी? टेक्निकल ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि जो जेईई के एग्ज़ाम में बैठेगा टेक्निकल हर कोई थोड़ा बहुता 19-20 या 19-21 का ही फ़र्क होगा टेक्निकल में हर एक के। लेकिन जो जीके है वो काफ़ी फ़र्क डालेगा एग्ज़ाम में और हमेशा अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अभी तक जीके ही फ़र्क डालता आया है। तो जीके में आप देखिए क्या कवर करेंगे। पहले तो हिंदी, अभी तक आपके 3 क्वेश्चन शायद इसमें आते थे। तो आप इसमें 7 से 9 क्वेश्चन मान के चलिए कि हाँ, पूछ सकता है। इंग्लिश, इसके भी 3 से 5 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते थे। इसमें भी आप मान के चलिए कि 7 से 10 क्वेश्चन, ठीक है जी? ये तो आप जैसे हिंदी का तो जो ग्रामर है, ये जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, उससे कवर हो जाता है। साथ में जो भी आपको पढ़ना है, वेद हमारे, ठीक है? वेद वैसे वेद नहीं पढ़ने लेकिन वेद के उनमें क्या-क्या डिफ़ाइन है जैसे ऋग्वेद है उसमें क्या डिफ़ाइन किया किया गया है। ओल्डेस्ट वेद है उसमें सॉरी ओल्डेस्ट वेद कौन-सा है, ठीक है जी? हमारी कला और हमारी आर्ट से रिलेटेड कौन-सा वेद है, ठीक है जी? तो ये आपको कवर करना है। ठीक है जी? हमारी संधि विच्छेद, ठीक है जी? तो इसके भी जो रूल्स हैं 4-5 रूल हैं संधि विच्छेद के लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रख लेते हैं, वैसे तो शायद हो सकता है ज़्यादा भी हों, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब इसमें इंग्लिश में एंटोनियम, सिनोनियम्स, ठीक है जी? और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आप कवर कहाँ से करेंगे वो शायद एक चैलेंज हो सकता है सबके लिए। इवन मैं भी आई थिंक इस पोज़ीशन में होता कि हाँ, मुझे एग्ज़ाम देना होता, तो शायद मेरे लिए भी चैलेंज होता कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। ठीक है जी। दूसरा अब जनरल नॉलेज हिमाचल का तो आपको पता है, ठीक है? कि किस लेवल का जीके जो है वो पूछा जाता है हमारे जेईई के एग्ज़ाम में, ठीक है? कि हाँ जी, मतलब हर तरह का जो आता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो भी हमारे पेपर्स हुए हैं आज तक पीछे, सिर्फ़ जेईई के नहीं, ठीक है जी? क्लैरिकल के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है जी? जेओआईटी जेओ वगैरह के होते हैं, लाइब्रेरियन वगैरह के होते हैं या कोई भी एग्ज़ाम जो होता है तो उसका आप जीके हमेशा कवर करेंगे। जैसे टीजीटी वगैरह में भी अच्छे लेवल का जीके आता है, ठीक है? तो ये तो आप जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, वहाँ से भी आप कवर करेंगे। साथ में जियोग्राफ़ी, ठीक है जी? हिमाचल की पोज़ीशंस, हिमाचल की, इंडिया की पोज़ीशंस, ठीक है? यहाँ कहाँ-कहाँ क्या है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल, लैटिट्यूडिनल
कितने डिग्री पे हमारा लाइन्स ऑफ कैंसर है, ठीक है जी? और इंडियन टाइम ज़ोन कितने डिग्री पे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी? 1 डिग्री के बीच का जब जब हम लैटिट्यूडनली हम उसको देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो इसके बीच में अगर हम किलोमीटर्स में डिस्टेंस मेज़र करना है तो कितना रहता है, तो चलो मैं आपको बता भी देता हूँ, 111 किलोमीटर रहता है ये, ठीक है जी? और हमारा जो इंडिया है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से रीजन में पड़ता है, ईस्टर्न में पड़ता है, नॉर्थर्न सॉरी, ठीक है, ईस्टर्न में पड़ता है, तो यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल पोजीशंस हैं वो कितनी हैं, ठीक है? इंडिया की प्लस हिमाचल की, ये आपको दोनों ही पता होनी चाहिए, ठीक है जी? तो जियोग्राफी में आप इतना सा आई थिंक ओवरऑल कवर कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा। बाकी हाँ, कौन-कौन सी बाउंड्रीज़ हिमाचल को टच करती हैं, इंडिया को टच करती हैं, कितने कंट्रीज़ की बाउंड्री कितने कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है इंडिया या फिर हिमाचल, ठीक है जी? तो ये सब कुछ कवर कीजिए। बाकी हिस्ट्री तो देखिए, अब जैसे मैंने जीके हिस्ट्री के लिए आपको यही बताया है कि पीवाईक्यूज़ अगर आप सारे ही जितने भी एग्ज़ाम एचपीएसएससी ने कंडक्ट करवाए हैं या आगे करवाएगा, तो उसके आप पीवाईक्यूज़ जो भी चाहे वो क्लेरिकल का एग्ज़ाम हो, जेईई का हो, आईटी का हो, तो कोई ना कोई यूट्यूब पे भी वीडियोज़ उनकी डालता रहता है, तो वो आप सब कुछ कवर कीजिए क्योंकि इस बार वेटेज काफ़ी है जीके की, 80 नंबर्स की अगर जीके आता है, तो वेटेज काफ़ी है, तो जीके भी आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है जी? और बाकी जीके में करंट अफ़ेयर्स वगैरह जो कुछ भी है, तो वो भी जो भी आजकल चला हुआ है न्यूज़ में या जो भी आजकल ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक्स हैं नेशनली, इंटरनेशनली, वो अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो उनको भी प्लीज़ कवर कीजिए। ठीक है जी? तो ये थी शायद मेरे हिसाब से एक अच्छी स्ट्रैटेजी है ये पढ़ने के लिए। ठीक है जी? क्योंकि मैंने खुद इसी वे में जब मैंने तैयारी की है, तो खुद इसी वे में मैंने अपनी तैयारी को स्टार्ट किया था, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था अपने जेईई के एग्ज़ाम के लिए या एई के लिए, तो चलो थोड़ा डिफरेंट हमारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें 2-3 सब्जेक्ट और ऐड हो जाते हैं। तो जेईई के लिए मुझे लगता है कि ये जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है, सफिशिएंट रहेगी। अगर आप इतना कर लेते हैं, तो आप ये मोर देन इनफ होगा आपके जेईई के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बाकी साथ में मैं आपको एक और बात बता दूँ यहाँ पे कि जितने भी अभी तक जेईई के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है जी? जेईई के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनके पीवाईक्यूज़, ठीक है? बिल्कुल भी पीवाईक्यूज़ आप कोई चांस ही मत रखिएगा कि आप इनको स्किप करें। किसी भी हालत में चाहे आपके पास 10 पेपर हैं, 20 पेपर हैं, 5 पेपर हैं, नहीं है, अगर नहीं है कोई पेपर या आपको म कमी लग रही है कि नहीं जी मेरे पास तो 1 ही पेपर है, 2 ही पेपर है, कोई फ्रेशर है जिसने अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, पेपर नहीं है, आप इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कीजिए। आपको हर एक पेपर, ठीक है जी, प्रोवाइड करवाया जाएगा, चाहे वो एई का हो, जेईई का हो, प्लीज़ मैसेज कीजिए आपको कौन-सा एग्ज़ाम पेपर चाहिए। वैसे तो आई थिंक साइट पे भी मिल जाएँगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो प्लीज़ मैसेज कीजिए। और हाँ, जैसे ये वीडियो अपलोड होती है, ठीक है जी? तो डिफरेंट चार्ट्स, ठीक है? जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ कंपैरिज़न चार्ट्स, ठीक है जी? जो मैंने अपने टाइम पे अपनी प्रिपरेशन के लिए बनाए थे, तो वो मैं टेलीग्राम पे डालना धीरे-धीरे स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है जी। तो आप प्लीज़ जाके टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, उसको प्लीज़ चेकआउट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू।